स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान की सीरीज में अर्थात फिजिक्स के सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक या यूं कहें कि जहां से हमें और आपको क्लास में वो प्रश्न पढ़े जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हों, लेकिन उसके लिए आप लोग कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आगे भी बने रहेगा, कि हम ये प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न बैंक ऐसे सीरीज को पढ़ना है जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आए। विज्ञान आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम के आधार पर हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, कोशिश ये करेंगे इस सीरीज को शॉर्ट में खत्म कर ले, फिर इसके बाद दोबारा तिबारा इस तरह से सीरीज की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहला आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी कॉपी कलम के साथ आप महत्वपूर्ण बिंदु को लिखते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आपको सरकारी नौकरी करने में यह क्लास सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी, और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग आपके साथ मिलकर इस क्लास में, इस प्रश्न बैंक की सीरीज में। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वे सब इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जी हाँ, प्रकाश की अगर चाल की बात करें निर्वात में तो यहाँ पर 3 × 10⁸। लेकिन अगर कभी किमी में पूछ देगा तब क्या होगा, तो 3 × 10⁵ किमी, माने किलोमीटर किमी प्रति सेकंड। अब प्रश्न का कैसे पूछेगा, अगर वो किलोमीटर में देगा तो उसका जवाब ये होगा, अगर मीटर में देगा तो उसका जवाब ये होगा। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से समझें, क्योंकि सरकारी शिक्षक बनना है आपको, तो दोनों तरह से प्रश्न को समझ लीजिएगा। मीटर में 10⁸, किलोमीटर में 10⁵। ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, एक प्रकाश 1 साल में किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। माने एक जो प्रकाश होता है 1 साल में वह कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं वे जवाब जरूर देंगे। प्रकाश वर्ष लंबाई का मापक इकाई है। याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका? लंबाई का मापक है। यह लगभग, अगर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार देखें तो प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। अगर हम बात करें 1 प्रकाश वर्ष बराबर, जी हाँ, कितने लोग को पता है 1 प्रकाश वर्ष बराबर? 1 प्रकाश वर्ष बराबर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर, जरा कमेंट करके बताइएगा 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.461 × 10⁻12 किमी, यह है आपका हो गया। अगर मीटर में पूछेगा तब कुछ नहीं करना है, बस 9.461 इसमें 3 कम कर देंगे या 3 बढ़ा देंगे, तो 10⁻15, मैं ध्यान से लिख दूं 15 मीटर। अगर ये एस्नाइड यूनिट की बात करें, खगोल इकाई की बात करेगा तब क्या होगा? मैंने देखिए जो आंकड़ा जो मैंने लिखा है ना, वो आपको ध्यान से समझाने के लिए कि तथ्य को आप समझ ले पूरी तरह से। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका एस्नाइड यूनिट में अगर पूछेगा तब 63.24 × 10⁻³ AU, एस्नाइड यूनिट खगोल इकाई। अगर पार्सेक में पूछेगा तो क्या होगा बताइए? पार्सेक में अगर पूछ दिया तब यहां पे पार्सेक में क्या होगा बता सकता है कोई? 0.3066 पार्सेक। इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और हम यूं कहेंगे रट लीजिएगा। एकदम वो पैमाना है। देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस हिसाब से प्रकाश 1 साल में किलोमीटर पूछ रहा है। जब किलोमीटर की बात करेगा तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 ट्रिलियन,
लगभग 10 ट्रिलियन, समझिएगा, लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो आप लोग का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, एक और अगले सवाल की तरफ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, कोशिश करिएगा लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचेगी। हम ये प्रयास करेंगे कि हर प्रश्न को जितना ज़्यादा तोड़कर आपको बताएं, ताकि जब भी आपके भविष्य में यहाँ से सवाल आए गलत ना होने पाए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। अब वो समय है कि आपको कितना भी मेहनत करिए और हम अंत तक सिलेक्शन तक पहुँचना है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेडिवेक इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। सभी लोग जवाब देंगे, गलत या सही सभी को जवाब देना है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहां पर होगा इस प्रश्न का जवाब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इस प्रश्न का सबसे सही जवाब जो होगा वो है आपका बी। अगर आप सभी ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो जवाब सही है। ठीक, सभी लोग, माने किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तांक, किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तांक प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण जो ज्या होता है, ज्या, यन है मेरा, देखिए वह अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तांक कहते हैं। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तांक क्या होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल का अनुपात होता है। ठीक, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण ज्या व अपवर्तन कोण ज्या के जो अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तांक कहते हैं। ये याद रखिएगा, रट लीजिएगा, ये परीक्षा में काम आएगा। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, स्लो कर लीजिएगा अगर आपको लग रहा है तेज बोल रहे हैं तो। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग को समझ में आ रहा है जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं? अच्छा, आपके कमेंट नहीं पढ़ रहे, लास्ट में आपके कमेंट का जवाब दे देंगे पढ़ के। जिस सामग्री से रोशनी, लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, विट्रियस। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जी हां, इस प्रश्न का जवाब होगा ट्रांसपेरेंट, माने सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ट्रांसपेरेंट, इसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी सामग्री। क्या कहते हैं? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, पारदर्शी सामग्री। सामग्री से प्रकाश आर पार हो जाता है। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी सामग्री से प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। सबको समझ में आ रहा है? जितने इस वीडियो को देख रहे हैं सब लोग जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ गया। अरे आपने वीडियो को शेयर किया कि नहीं? अब बताइए। उम्मीद करता हूं आपने भी किया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? हरा, नीला, लाल, बैंगनी। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? हरा, नीला, लाल, बैंगनी। सभी लोग जवाब दीजिएगा। एकदम सही जवाब आपका है लाल। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम, अब बैंगनी की सबसे ज्यादा। बैंगनी क्या है? सबसे ज्यादा, यहां पे सबसे ज्यादा। ये दोनों बातें याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में दोनों से सवाल आ सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं जो मैं पढ़ाऊं हूबहू सवाल आए, लेकिन ये जरूरी है कि जो मैं इसकी व्याख्या करता हूं वहां से परीक्षा में जरूर सवाल आएंगे। ठीक है, लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम। यहां पे बात हो रही है आवृत्ति की, याद रखिएगा। यहां पे जो बात हो रही है वो आवृत्ति की हो रही है। लाल रंग के तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होते हैं, यह भी याद रखिएगा। यहां पे लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है
सबसे ज्यादा होता है किसमें? लाल रंग में। ठीक, अगर बैगनी रंग पूछ लिया जाए तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम। लिख रहे हैं आप लोग? बैगनी रंग में। तो ये दो प्रश्न याद रखिए। वैसे मैं पूरा लिख दूं क्या? ठीक है, लिख रहा हूं तरंग दैर्ध्य। यहां पे रट लीजिएगा दोनों प्रश्न, आवृत्ति अलग होती है और तरंग दैर्ध्य अलग होती है। तो यहां पे दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल में होती है लेकिन आवृत्ति कम होती है, बैगनी में आवृत्ति ज्यादा होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य कम होती है। ये दोनों बातें रट लीजिएगा। जी हां, आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है। मत वीडियो को शेयर करिए, मत लाइक करिए, लेकिन प्रश्नों को समझते रहिएगा, जानते रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक्सिट हम आगे चल अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है ना? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, किस रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होती है? बस जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी। तो अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, बताइए फटाफट कमेंट करके। किस रंग का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होती है? फटाफट कमेंट करिए। अरे जवाब दीजिए यार, चाहे लाइव देख रहे हो चाहे वीडियो को बाद में देख रहे हो। कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहे, हम ही बता रहे हैं। डी, तरंग दैर्ध्य कम, आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति कम तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगला सवाल, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में, रियर व्यू मिरर में, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में, कैलिडोस्कोप में। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। सभी साथी जवाब जरूर देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के लिए, खासकर जितने भी लोग देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं, ये सब परीक्षा वाले सवाल हैं। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा सीधा दिखता है। लिख लीजिएगा, जो उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी वस्तु से छोटा सीधा बनता है। माने उत्तल दर्पण की बात समझिएगा, जो उत्तल दर्पण में काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु, जो काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है, माने बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटे में बन जाता है। तो उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक मनुष्य ज्यादा दूर तक देख सकता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? जब मोटर गाड़ी चलाते हैं, जो वाहन चलाते हैं, आपने देखा होगा बस, ट्रक, उसके दाईं तरफ बाईं तरफ मिरर लगा होता है। वो कौन सा मिरर होता है? वह हमेशा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। ध्यान से देखिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि वो पीछे के दृश्य देखते हैं, और पीछे का दृश्य क्या हो? आभासी हो, वस्तु से छोटा हो और सीधा होना चाहिए। सड़क पर लगे जो परावर्तक लैंप होते हैं, सड़कों पे आपने देखा होता है परावर्तक लैंप होते हैं, सड़क पर देखा होगा परावर्तक लैंप लगे होते हैं। इसका प्रयोग होता है, ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे इस तरह के लैंप लगे होते हैं, लाइट देखा है आप लोगों ने? सड़कों के किनारे ऐसे लाइट रखा है, लैंप देखा है आप लोगों ने? सड़क लैंप। तो सड़क लैंप में भी इसी मिरर का प्रयोग किया जाता है। ये रट लीजिएगा, हो सकता है आपके परीक्षा में यह पूछ ले कि जो सड़क किनारे मिरर लगा होता है, जो लैंप लगी होती है, परावर्तक लैंप होते हैं, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, किस मिरर का प्रयोग होता है? वह कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यह आपको सरकारी नौकरी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम वही पढ़ा रहे जहां से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हम यूं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ। किसी के मन में कोई दिक्कत, कोई प्रश्न? अगला सवाल आपके सामने है, वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स, प्लेन, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अच्छा, मेरा एक सवाल है,
जिस दर्पण में आप सभी लोग बाल झाड़ते हैं, मेकअप करते हैं, या जो सैलून वाले इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है? बताइए सभी लोग। जितने देखिए, जब आप सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो ये माना करिए आप परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हैं, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा तो उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर। हम और आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया? आप इसका जवाब दीजिएगा। यह समझ में आना जरूरी है कि आप परीक्षा हॉल में बैठे होते तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या दिए होते? थॉमस अल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इवेंजलिस्टा, आइजैक न्यूटन। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, बाइफोकस लेंस का आविष्कार किसने किया था? देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग कौन करता है यह भी बहुत जरूरी, क्योंकि यह प्रश्न ही क्यों आया आपके मन में आएगा कि बाइफोकल लेंस क्यों पूछा गया। भाई, आपके दिमाग में प्रश्न तो आना चाहिए, यह हमने क्यों कराया, इसके बारे में पूरी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, उसे लिख लीजिएगा। यहां पर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, माने 20 प्रश्न का सही जवाब है। अब मैं कुछ लिखवाना चाह रहा था कि नो, अगर आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा। जो बाइफोकस लेंस है इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये कहाँ के थे? ये यूएसए के थे। ये कहाँ के थे? ये यूएसए के थे, अमेरिका के थे। इसके लिए लिखिएगा, नोट लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि के साथ दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, जैसे जो निकट दृष्टि दोष वाला हो या दूर दृष्टि दोष हो, उसे हम बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस को जानते क्या कहते हैं? द्विफोक्सी, इसे कहते हैं द्विफोक्सी। द्विफोक्सी, ये बात जानते रहिएगा। इसे कहते हैं बाइफोकल, लिखिएगा सभी लोग। बाइफोकल माने द्विफोक्सी, माने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन दोनों को से जो पीड़ित होते हैं उन्हें हम बाइफोकल माने द्विफोक्सी लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपरी भाग दूर दृष्टि के लिए अवतल लेंस का बना होता है और निचला भाग पढ़ने के प्रयोजन में प्रयुक्त उत्तल लेंस का बना होता है। याद रखिएगा, मतलब इसके दो भाग होते हैं। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपरी भाग, और दूसरा होता है इसका निचला भाग। हो सकता है परीक्षा में कूट वाले प्रश्न पूछ दे तो दिक्कत हो। जो ऊपरी भाग होता है वो अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल। और नीचे वाला क्या होता है? उत्तल। तो जो अवतल लेंस होता है वो दूर दृष्टि के लिए प्रयुक्त होता है। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये दूर दृष्टि के लिए। लिख लीजिए भैया, बाकी आपकी मर्जी। ये दूर दृष्टि के लिए। लेकिन जो निचला भाग होता है ये पढ़ने के लिए, ये भाग क्या होता है? पढ़ने के प्रयोजन से प्रयुक्त उत्तल लेंस का बना होता है। ये रट लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे कई प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। सभी लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मेरा सवाल आप सभी से, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग, आपकी संख्या बहुत कम, आप लोग वीडियो को लगता है सभी लोगों तक पहुंचाया नहीं है। मेरा सवाल फिर से आप सभी से है और जवाब जरूर दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष वाले के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किसके बनते हैं? टेफ्लॉन, हाइड्रोजन, नायलॉन, माइका। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, एक सवाल आया है कि दूरबीन में कौन सा लेंस होता है, कैमरे में कौन सा लेंस होता है, टार्च में कौन सा लेंस होता है? जवाब दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे ही आपको। इस प्रश्न का उत्तर होगा
हाइड्रोजेल 20 सवाल का सही जवाब है। कॉन्टैक्ट लेंस में हाइड्रोजेल लगाते किसके? सिलिकॉन की। कौन सा? पूरा लिखेगा, सिलिकॉन हाइड्रोजेल। सिलिकॉन हाइड्रोजेल, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, लेंस के पावर को किससे मापा जाता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। लेंस का जो पावर है किससे मापा? लुमेन, डायोप्टर, कैंडेला, इयोन। सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये मानिएगा परीक्षा हाल के अंदर बैठे हैं सभी लोग, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, आप परीक्षा हाल के अंदर बैठे हैं, यह समझकर इस सवाल का जवाब दीजिएगा। यहां पर केवल अब साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं, साइंस में हुई फिजिक्स, तो केवल उसी से जुड़ा सवाल पूछेगा। डायोप्टर, एकदम सही जवाब है डायोप्टर, रट लीजिएगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापते हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो जैसे उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो लेंस पर आपतित होती हैं, तो लेंस अपवर्तन के पश्चात उन किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है और अवतल लेंस इन किरणों को मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। इस प्रकार लेंस का कार्य, इस प्रकार जो लेंस का कार्य है उस पर आपतित होने वाली किरणों को मोड़ना है। इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। यही क्या है? लेंस की क्षमता। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ती है उसकी क्षमता उतना अधिक होता है। इसे हम प्राय डायोप्टर को P से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम P की बात करें तो जहां पे P बराबर क्या हो? 1/f। f क्या है? मीटर में। f मीटर में। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, याद रखिएगा। मैं कुछ की पॉइंट लिखाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उत्तल लेंस होता है और अवतल लेंस, इनकी जो क्षमता होती है इसे उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, लिख लीजिएगा, और इनकी होती है ऋणात्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर केवल विज्ञान की क्लास चल रही है, विज्ञान में फिजिक्स, उससे जुड़ा सवाल पूछेगा। बाकी सवाल के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रख दीजिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? इंपॉर्टेंट है, जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। 15 सेमी, 20 सेमी, 25 सेमी, 30 सेमी, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एकदम सही जवाब 25 सेमी। यह न्यूनतम दूरी है जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी, आंख जो है बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है। उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुस्पष्ट दर्शन। सुस्पष्ट लिख लीजिए, हो सकता है ऐसा ही प्रश्न आ जाए। सुस्पष्ट दर्शन इसे कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। परीक्षा में इस तरह से आता है, नेत्र का निकट बिंदु। ये अलग अलग नामों से पूछा जाता है आपके सवाल परीक्षा में। 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा सभी लोग। समझ में आया? अच्छा देखिए, आपको कुछ लोग ऐसा होता है जिनको आंसर नहीं पता होता है तो वो कमेंट नहीं करते, गलत सही जवाब दिया करिए। अगर आप ये मानिए अगर परीक्षा हाल में होते तो क्या आपका जवाब सही लग गया होता? इसलिए कभी भी अपने आप को मत रोकिएगा, जो उत्तर आ रहा है जवाब दीजिएगा। गलत ही होगा ना, गोली तो नहीं मार देगा ना कोई। चलते हैं आगे।
अगला सवाल, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंबन, अपवर्तन, धारण, केंद्र बिंदु। सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी साथी, गलत या सही? देखिए, जो लोग डेली क्लास में रहते हैं वो फालतू जैसे जो टॉपिक के अलावा प्रश्न होते हैं उनका जवाब खुद ही दे दिया करे, या तो उन्हें ये कहा करिए कमेंट के बाद, क्लास के बाद उनका जवाब दें, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। देखिए यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा अपवर्तन। आइए जानते हैं अपवर्तन क्या है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम का में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम की सीमा पर अपने रेखी पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कभी कभी आपने देखा है जब पानी में छड़ को डाल दीजिए, जैसे कोई पानी में छड़ डाल दिया, पेन ही डाल देते हैं, तो डूबी हुई सीधी छड़ चम्मच अपवर्तन कारण टेढ़ी दिखाई देती है। जैसे चम्मच डाल दिया, पेन डाल दिया तो टेढ़ी दिखाई देती है। समझ रहे? पानी में, द्रव्य में, द्रव में। आपने देखा होगा आकाश में तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। देखिए आकाश के तारे, तारों का टिमटिमाना, तारों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ये सब इंपॉर्टेंट सीरीज है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं अपवर्तन के कारण। आपने देखा होगा किसी बर्तन के तली में जो सिक्का होता है ऊपर उठा दिखाई देता है, ठीक है? जैसे बर्तन की तली का सिक्का, बर्तन के तली का सिक्का ऊपर उठा दिखता है, क्यों? बताइए क्यों? अपवर्तन के कारण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, याद रखिएगा, समझ लीजिए, ठीक? समझ में आपको? किसी के मन में कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई प्रश्न नहीं है? आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, शायद दिख नहीं रहा होगा। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। हमें जो घास का रंग है वो हरा दिखाई देता है, क्यों? बताइए आप लोग, कमेंट करें। यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंख पर परावर्तित करती है, यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो इसके बारे में आप लोगों को शायद पता हो कि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंख पर परावर्तित करती है। हमें घास का रंग इसी कारण क्या होता है? हरा दिखाई देता है, ठीक? माने प्रकाश किरणें जब वस्तु पर पड़ती हैं तो वस्तु से परावर्तित होकर देखने वाले, जैसे हमारी आपकी आंखों में प्रवेश कर जाती है, और जो वस्तु होता है दिखाई देने लगता है। वस्तुएं प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित करती हैं तथा कुछ भाग अवशोषित कर लेती हैं। प्रकाश का परावर्तित भाग ही वस्तु का रंग निर्धारण करता है। प्रकाश का जो परावर्तित भाग होता है वही वस्तु का रंग निर्धारण करता है। जैसे गुलाब की पत्तियां हरे रंग, पंखुड़ियां लाल प्रकाश को परावर्तित करने के कारण हरी और लाल दिखती हैं। माने गुलाब की पत्तियां हरे रंग को तथा पंखुड़ियां लाल प्रकाश को परावर्तित करने के कारण हरी और लाल दिखाई देती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा, आपका आंसर होगा, वो आपका ए होगा, ठीक है? जी हाँ, जो रिफ्लेक्ट होगा वही दिखाई देगा। हम और आगे चलते हैं। आपकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, क्यों? अगला है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? सफेद, पीला, मैजेंटा, सियान
बताइए एक बार आप लोग। देखिए, नीले और लाल रंग को मिलाकर जो रंग बनेगा वो भी प्राथमिक रंग है। लाल और नीले रंग के मिश्रण से मैजेंटा बनेगा। पीला मैजेंटा, पिकॉक ब्लू को द्वितीय रंग भी कहते हैं। पीला, मैजेंटा, पिकॉक ब्लू, इनको द्वितीय रंग कहते हैं। जिन दो रंगों को परस्पर मिलाने से सफेद प्रकाश उत्पन्न होता है उसे पूरक रंग कहते हैं। याद रखिएगा, जब किन्हीं दो रंगों को मिलाने से सफेद प्रकाश उत्पन्न हो तो उसे पूरक रंग कहते हैं। याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रंगों को निम्नलिखित समूहों में किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में माने जाते हैं? ये एकदम इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देते हैं। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ, वीडियो को आप लोग अगर बेहतर लगे तो लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यहां पे देखिएगा, लाल, हरा, नीला, ये इंपॉर्टेंट है आपका। लाल, हरा और नीला। ठीक, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला है, प्रिज्म क्या करता है? बहुत ही सरल और बहुत ही यूनिक सवाल है। प्रिज्म क्या करता है? सभी लोग जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित करता है। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे सूर्य चमक रहा है तो यहां से निकलता है प्रकाश। तो आपने ये देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तभी अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। देख रहे हैं, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंगों में बट भी जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है वो सभी लोगों के जवाब सही है। अच्छा, डेली की जो क्लास चलती है क्या उसका सबको टाइम पता है ना? देखिए, टाइम अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, 1 या 2 मिनट की देरी से आपको क्लासेज मिलने लगती हैं। अगला है आपके सामने, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम ये कहें कि आज के जो हर एक सीरीज हम पढ़ाते हैं वो केवल इसलिए कि परीक्षा में आपको वहां से सवाल हूबहू मिले। प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार। बताइएगा सभी लोग जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। गलत हो जाए कोई बात नहीं, परीक्षा में गलती नहीं होना चाहिए, बस ये बात आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। आइए यहां पे ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन माने इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, कोई बता सकता है? इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या क्या है? परावर्तन है, ठीक, उसके अलावा क्या है? पूर्ण
आंतरिक परावर्तन या इंद्रधनुष बनने के कारण है। एक सवाल है मेरा, या आप लोग जानते भी रहिएगा कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई देता है। माने सूर्य के विपरीत दिखता है, सूर्य के विपरीत दिखता है इंद्रधनुष। ये सब छोटी छोटी प्रश्न है। अगर हम बात करें कि प्रातः काल अगर दिखाएगा तो पश्चिम में, और सायंकाल दिखेगा तो पूरब में। बात समझ में आ गई? इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणें का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 बार अपवर्तन हो 1 बार परावर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसमें लाल रंग बाहर और बैगनी रंग अंदर होता है। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, जब बूंदों पर आपतित सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें लाल रंग बाहर होता है और बैगनी रंग अंदर। लाल बाहर, इसमें क्या होता है? बाहर लाल होता है, अंदर बैगनी होता है। अगर बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष की, सेकेंडरी रेनबो की अगर हम बात करें, तो जब बूंदों पर आपतित सूर्य की किरणें, जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन हो, वहां 1 बार परावर्तन होता था, यहां 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर होता है। इसमें क्या होता है? अंदर लाल रंग होता है और कुछ धुंधला दिखाई देता है। क्या होता है? ये कुछ धुंधला होता है। ये क्या होता है? कुछ धुंधला सा होता है। ये कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। तो ये इंद्रधनुष से रिलेटेड जो की पॉइंट मैंने बताया वो सब याद रखें, रट ले, क्योंकि परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप किसी सरकारी नौकरी की जिसकी तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा हॉल के अंदर जाएं तो प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, ये करके दिखाना है, ये आपको साबित करना है। सबको समझ में आ गया? अगर सबको समझ में आ गया तो वाई कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आया तो यन कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा समझाएंगे। सबको समझ में आ गया? जरा कमेंट करके बताएं सब लोग। ठीक, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग नहीं है? फाइबर ऑप्टिकल का नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, जरा बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विद्युत उत्पादन में नहीं होता, कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है, पावर ट्रांसमिशन में होता है, सेंसर्स में होता है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। जो आपका गलत है वही आपका सही है। माने बाल के समान बारीक कांच के तारों से प्रकाश को आगे भेजने की जो तकनीकी होती है ना, उसे हम फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। मतलब वे तार जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, नायलॉन या पॉलिस्ट्रॉन से बनते हैं।
इनका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्किंग में, सेंसर्स में, पावर ट्रांसमिशन में, दूरसंचार में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वो ए है। ठीक, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थियरी आप चाहे तो लिखते चलें। निम्नलिखित में आपको बताना है हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बताएं, इसमें से कौन सा हीरे की चमक का कारण नहीं है। कुल आंतरिक प्रतिबिंब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हीरे का उच्च अपवर्तन सूचकांक, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिखराव, डिस्पर्सन, हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। बताइए एक बार कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आपतित कोण को क्रांतिक कोण से और बड़ा कर दिया जाता है, जब आपतित कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा बड़ा कर दिया जाता है, तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चलती थी। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरे की चमक उसके उच्च अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, बिखराव के कारण यह हमें दिखाई देता है। अतः यहां पर जो गलत है वह आपका डी है, यानी यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यह आपका गलत है। जो आपका गलत है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपके सामने दिख रहा होगा, निम्न में से किन मामलों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब प्रकाश प्रवेश करे किसमें, शीशे से हीरे में, हवा से पानी में, हवा से शीशे में, हीरे से हवा। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हीरे से हवा में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे ही आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण अर्थात 90 अंश का हो जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें अपवर्तित कोण का मान 90 अंश हो, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, और जब आपतित कोण को क्रांतिक कोण से और बढ़ा दिया जाए, तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती, ऊपर हमने भी बताया था, जिस माध्यम से आई थी। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरा सघन माध्यम तथा वायु विरल माध्यम होती है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है, आपका जवाब सही है। ठीक, हम आगे चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण, विकिरण। माने हम ऐसे प्रश्न पढ़ा रहे हैं जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। सभी लोग ध्यान से पढ़ें, जवाब दें। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों से कौन विभाजित कर सकता है। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। अपवर्तन इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है।
इसके बारे में जानते हैं। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन कारण वो 7 रंगों में बदल जाता है। बताइए कौन सा 7 रंग कौन सा होता है उसका, सभी लोग बताइएगा। बिज्योर। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखें, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये क्या है, नीचे से ऊपर है, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अपवर्तन के कारण, मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वो आपका ए है। क्लियर हुआ सबका? किसी के मन में कोई डाउट है? अगला सवाल आपके सामने है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेटोस्कोप, टेलीस्कोप, होलियोस्कोप, सनीमीटर। देखिए, डेली क्लास के लिए आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे दुर्गेश सर, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपके भर्ती परीक्षा के सभी क्लास, नोट्स, वीडियो लिंक सब मिल जाएगी। सभी क्लास की लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सभी लोग तो वहाँ पे जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। और प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जल्द ही आपको आपके परीक्षा की सभी प्रैक्टिस सेट वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर होगा, बताइए क्या होगा? जी हाँ, हेलियोस्कोप इसका सही जवाब है। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकाश का सौर दूरदर्शी है जो किसी चुने हुए तरंगदैर्घ्य में सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, चलते हैं हम आज के अगले सवाल की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। आपके सामने सवाल है, वास्तविक सूर्योदय 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। वायुमंडल प्रतिबिंब, वायुमंडलीय पानी की बूंदों से में उत्पन्न होने वाले आंतरिक प्रतिबिंब, वातावरण में मौजूद पानी की छोटी बूंदों से सूर्य के प्रकाश के फैलाव, वायुमंडलीय अपवर्तन। आइए इसके उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प आपका जो होगा वो है आपका डी। माने सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के नीचे होता है, अर्थात सूर्योदय होने से पहले तब भी वह दिखाई दे जाता है। यह सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के नीचे चला जाता है, वह वास्तव में अस्त हो गया होता है, फिर भी दिखाई देता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक की सीरीज है जो परीक्षा में आपके बार बार सवाल पूछे जाते हैं। रट लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी भाई, रटे या ना रटे। अगला सवाल आपके सामने है, टिंडल प्रभाव से संबंधित है परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन। तो सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। चाहे वीडियो को फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप जहां भी देख रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा आपके लिए। देश हित में, राष्ट्र हित में मेरे पास जो भी समय बचता है, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए कुछ बेहतर करूं ताकि आप भी अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रकीर्णन। मतलब यूं कह सकते इस सवाल का जवाब आपका बी होगा। जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलय, माने समांग विलय इसे कहते हैं, में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग अदृश्य होता है। लेकिन प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। तो कोलाइडी कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा
प्रकाश का जो रास्ता होता है, पथ होता है, दिखने लगता है। इसे हम कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रदीप्ति को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्यों? क्यों शुरू हो जाता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, आप सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऑफिस का नंबर है, आप इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद से मिलती है, जहाँ से आप क्लास के बारे में, नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। ठीक, ये सभी क्लास आप जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से देख रहे हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। यह अपवर्तन की वजह से होता है। यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। यह लंबन मैंने पैरालेक्स त्रुटि की वजह से होता है। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यह आज का आखिरी प्रश्न है। आज का यह आखिरी प्रश्न है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग क्लास की लिंक के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आप सभी को सभी क्लासेज निःशुल्क मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ऐसे ही। आइए यहां पे जानते हैं। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इस कारण वह काला दिखाई देता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर आपका ए है। सूर्य के प्रकाश में यदि हरे रंग के कपड़े को लाल रंग की रोशनी में देखें तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा उस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देता है और शेष रंगों को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। इस कारण ऐसा होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। समय क्लास की आप लोगों को पता होगी। इसी समय डेली आपकी क्लास इसी चैनल पर आपको लाइव मिलेगी। 1-2 मिनट की देरी हो सकती है कभी कभार, लेकिन आप लोग इंतजार किया करिए। समस्या को छोड़ते हुए हम आपकी क्लास को लेकर लाइव आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। अगर आपके अंतरात्मा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। थैंक यू। हाँ, नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स हैं ई लर्निंग विद दुर्गेश के। जो अभी तक नहीं लिए हो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, घर बैठे नोट्स सभी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और PDF नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी।
अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ,